हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको गांव का घर पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप सब लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि कवि ने कहा क्या है। कवि ने कहा यह क्या है। तो यह एक कविता संग्रह है जो कि हमारे ज्ञानेंद्रपति जी के द्वारा लिखा गया है। तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। दूसरा प्रश्न है ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक कौन सा है। ज्ञानेंद्रपति जी का काव्य नाटक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते पढ़ते, ऑप्शन नंबर बी भिनसार, ऑप्शन नंबर सी गंगा तट और ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी एक चक्रा नगरी। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक चक्रा नगरी जो है हमारे ज्ञानेंद्रपति जी का काव्य नाटक है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है कि ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे। ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे। तो यह एक कारा अधीक्षक थे। ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे। तो कारा अधीक्षक पद पर ये काम किए थे। इसके बाद हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था। तो ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1 जनवरी 1950 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न की ओर कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संशयात्मा। संशयात्मा जो इनकी रचना थी, कविता संग्रह था, इसी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है। गांव का घर कविता के कवि कौन है। तो कौन है। तो हमारे ज्ञानेंद्रपति जी हैं। 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर है हमारा। कहा जा रहा है कि गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी संशयात्मा से जो है गांव का घर यह पाठ जो है संकलित है। संशयात्मा जो है यह सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर है कि ज्ञानेंद्रपति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो किस कृति पर दिया गया। तो संशयात्मा जो इनकी रचना थी, इसी पे इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 8वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हम लोग पढ़े थे कि 1 जनवरी 1950 ईस्वी को पथरगामा गोंडा झारखंड में इनका जन्म हुआ था। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनका झारखंड में जो है जन्म हुआ था पथरगामा गोंडा जगह में। इसके बाद 10वां नंबर प्रश्न वही सेम प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था। तो पथरगामा गोंडा झारखंड यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि ज्ञानेंद्रपति के माता पिता का नाम क्या था। ज्ञानेंद्रपति के माता पिता का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए सरला देवी और देवेंद्र प्रसाद चौबे, ऑप्शन नंबर बी निर्मला देवी और परमानंद चौबे, ऑप्शन नंबर सी प्रमिला देवी और कृपानाथ चौबे, ऑप्शन नंबर डी सुशीला देवी और प्रकाश चंद्र चौबे। तो ज्ञानेंद्रपति के माता पिता का नाम क्या था। तो माता का नाम सरला देवी था और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न 12वां नंबर है कि ज्ञानेंद्रपति ने हिंदी में एमए कहाँ से किया, या हिंदी से एमए कहाँ से किया, किस विश्वविद्यालय से। जब हम लोग कवि परिचय पढ़ रहे थे तो उस दिन मैंने आप सभी लोगों को बताया भी था कि ज्ञानेंद्रपति जो है 2 बार एमए किए थे अलग अलग विषय में। एक बार जो है अंग्रेजी विषय से एमए किए थे और उसके बाद एक बार हिंदी विषय से एमए किए थे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ज्ञानेंद्रपति ने हिंदी से एमए कहाँ से किया था। हिंदी से एमए जो कहा यानी किस विश्वविद्यालय से वो हिंदी का में एमए किए थे। तो हिंदी विषय में एमए जो वो कहाँ से किए थे। तो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से वो एमए किए थे। और अंग्रेजी में जो वो कहाँ से एमए किए थे। तो अंग्रेजी में एमए जो है पटना विश्वविद्यालय से वो अंग्रेजी में एमए को पास किए थे। तो यहाँ बिहार विश्वविद्यालय सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर है कि पंचायती राज में क्या खो गए हैं। तो
तो पंचायती राज में क्या खो गए हैं, तो पंच परमेश्वर पढ़े थे ना हम लोग, पंचायती राज के आने से जो है पंच परमेश्वर वो खो गए या लुप्त हो गए। तो हमारा 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न 14 नंबर की ओर बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि इसमें ज्ञानेंद्र पति ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया है। ज्ञानेंद्र पति ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया है, तो ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान हम लोग पढ़े थे कहाँ था, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश इनका निवास स्थान था। तो 14वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर है कि ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमिक पुरस्कार कब दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है 2006, ऑप्शन नंबर बी 2001, ऑप्शन नंबर सी 2008, ऑप्शन नंबर डी 2009। तो इन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार जो कब दिया गया था, तो कब दिया गया था, तो 2006 में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो भी किस कृति पर दिया गया था, तो संशयात्मा पर जो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर है कि ज्ञानेंद्र पति का उदय हिंदी कविता के क्षेत्र में 20वीं सदी के किस दशक में हुआ था। हिंदी कविता के क्षेत्र में 20वीं सदी के किस दशक में हुआ था, तो 8वें दशक में जो है इनकी ख्याति या प्रसिद्धि प्राप्त इनको हुई थी। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुराने समय में ग्रामीण स्त्रियां टिकुली किस चीज से साटती थी। पहला नंबर ऑप्शन है आम की गोंद, दूसरा नंबर ऑप्शन है बरगद की गोंद, तीसरा नंबर ऑप्शन है सहजन की गोंद और चौथा नंबर ऑप्शन है कटहल का गोंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। हम लोग पढ़े भी थे कि जो गांव की महिलाएं थी वो टिकली साटने के लिए जो सहजन से गोंद छुड़ा करके जो है उसका प्रयोग करती थी। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 18वां नंबर है हमारा कि ग्वाले दूध का हिसाब पुराने समय में कैसे करते थे। मौलिक रूप से या कागज पर लिखकर या भीत पर दूध से अंगूठा का निशान लगाकर या इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भीत पर दूध से अंगूठा का निशान लगा करके ये क्या करते थे, हमारे बूढ़े जो दूध देने वाले थे वो अपना हिसाब पूरा करते थे। इसके बाद 19वां नंबर प्रश्न है कि बिटौआ के दहेज में क्या मिला। बिटौआ के दहेज में क्या मिला था, तो टीवी मिला था। बिटवा के दहेज में जो है इस बार क्या मिला था, तो टीवी मिला था। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर है कि नौ संस्कृति में कौन सा गीत गायब हो गया है। नौ संस्कृति में कौन सा गीत गायब हो गया, फिल्मी गीत की, लोकगीत की, शास्त्रीय गीत या प्रस्थान गीत। तो नौ संस्कृति में कौन सा गीत लुप्त हो गया है, तो लोकगीत जो है वो समाप्त हो गया है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यह टोटल जो है 20 प्रश्न था जिसका मैंने आप सभी लोगों को हल कराया। आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही हल किया। अब आगे हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव के बाद इस पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि की स्मृति में घर का चौखट इसलिए इतना जीवित है क्योंकि यह उनकी संस्कृति और बचपन की यादों से जुड़ी थी। गांव के जो घर की चौखट होती थी वह घर की सीमा होती थी, उसके अंदर आने के लिए बुजुर्गों और पुरुषों को संकेत देना होता था। टिकली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुटाई गई गोंद का गेह उस चौखट पर रहता था। चौखट के बगल में गिरोलिपि दूध में डूबे अंगूठे के छाप होते थे। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। तो इसका उत्तर होगा कि पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए है क्योंकि पंच परमेश्वर गांव की ताकत और नींव है। ठीक, गांव में जब कोई वाद विवाद होता था तो पंच परमेश्वर द्वारा पंचायत के माध्यम से हल कर लिया जाता था। अब सभी न्यायालय में जाते हैं जहां समय के साथ साथ धन की भी हानि होती है और उचित समय पर न्याय भी नहीं मिलता। तो इसीलिए कवि जो है पंच परमेश्वर के खो जाने से लेकर के वो चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज, यह आवाज क्यों नहीं आती। इसका उत्तर होगा कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक या न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज,
यह आवाज इसलिए नहीं आती क्योंकि सभी लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि वह बिजली का बिल भर पाए और टीवी का या ऑर्केस्ट्रा बजाकर उसका आनंद ले सके। जिन लोगों के पास यह बड़े और पैसे वाले हैं वे छोटे और गरीब लोगों से दूर ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर है हमारा कि आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है। इसका उत्तर होगा कि आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का अर्थ है जो लोग गरीब हैं उनकी आवाज उनकी खुशी और अमीर लोगों के सामने दब जाती है। आवाज के अंदर एक ताकत छिपी हुई है जिससे वह दूर तक किसी को भी सावधान कर दे अथवा वैसा प्रकाश जो आवाज देकर व्यवस्था बदल दे। तो ये आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का अर्थ था। तो ये हमारा चौथा नंबर प्रश्न का जो है उत्तर था। आगे हम लोग जो 5वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कविता में किस शोक गीत की चर्चा की गई है। तो इसका उत्तर होगा कि होरी, चैती, बिरहा, आल्हा आदि लोक गीतों की दुर्गति देखकर कवि दुखी हैं। कवि यह देखकर बहुत दुखी हो रहे हैं कि आधुनिक संस्कृति में लोक गीतों की जन्मभूमि में ही उसे विकट स्थिति में पहुंचा दिया गया। उसकी इस दुर्गति पर शोक गीत द्वारा संवेदना प्रकट की जा रही है जो भटकाव की स्थिति में है। अगला क्वेश्चन अगर छठा नंबर को देखेंगे हम लोग तो ये कहा जा रहा है कि सर्कस का प्रकाश बुलावा किन कारणों से मरा होगा। ये हमारा छठा नंबर प्रश्न है। इसका अगर उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर है कि सर्कस का प्रकाश बुलावा निम्न कारणों से मरा होगा। ऑप्शन नंबर एक और है। पहला नंबर पॉइंट है कि बिजली आने के कारण पहले गांव में बिजली नहीं थी इसलिए लोग सर्कस की ओर आकर्षित होते थे। दूसरा नंबर पॉइंट है कि गांव का वेशभूषा, रहन सहन और परंपरा सब कुछ बदल गया। अब गांव में भी सभी सुविधाएं आ रहे हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है कि गांव वालों का झुकाव शहर की ओर अब कम हो गया है। सर्कस के प्रकाश का जो मोह था वह टूट गया है। तो ये हमारा छठा नंबर प्रश्न का उत्तर था। आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है। ये झुरझुराहट के क्या कारण है। तो इसका उत्तर होगा कि गांव के घर की रीढ़ अपनी संस्कृति को खोते देखकर झुरझुराती आती है। इस झरझराहट का कई कारण है या निम्नलिखित कारण है जिसमें पहला नंबर पॉइंट है कि गांव के लोग आधुनिक परंपरा को अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति सभ्यता को भुलाते जा रहे हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है कि गांव के लोग गांव को छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं और गांव में भी सभी सुविधाएं आ गई हैं। गांव अपने पंच परमेश्वर को खो चुका है। अब लोग पंचायत के बदले न्यायालय में जाते हैं। तो ये 7 नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर था। आगे बढ़ेंगे हम लोग 8वें नंबर प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है कि मर्म स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथी। इसका मर्म स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि हम आधुनिक वस्तुओं से मोहित होकर अपनी परंपरागत जीवन को बदलते जा रहे हैं। उनका वेशभूषा, रहन सहन सब कुछ बदलता जा रहा है। इन सभी को देखते हुए कवि ने कहा है कि मानो कोई हाथी अपने चमकते दांतों को गवाकर बैठ गया हो, उसके रेते गए दांत की कुछ श्वेत धूल जो है बच गए हो। कवि के कहने का भाव यह है कि शहर के प्रति लोगों का झुकाव अत्यंत ही अल्प रह गया है। अब ग्रामीण परिवेश में ही शहर की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आगे कहा जा रहा है 9 नंबर प्रश्न का कि कविता में कवि की क्या या कई स्मृतियां दर्ज हैं। स्मृतियों का हमारे लिए क्या महत्व होता है, इस विषय पर अपने विचार विस्तार से लिखें। तो 8वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि कविता में कवि की कई स्मृतियां दर्ज हैं। कवि अपने कविता के माध्यम से उन स्मृतियों को बताते हैं। गांव के घर का चौखट जहां से घर के अंदर प्रवेश करने के लिए बुजुर्ग को खासकर आवाज लगाकर जाना पड़ता था, गेरू लिपि दीवार पर दूध वाले के अंगूठे का निशान आदि को याद करते थे। सर्कस के लिए प्रकाश बुलौओं को भी बताते हैं और वे कहते हैं कि बिजली आने के कारण अब दहेज में टीवी की मांग होती है। तो ये 9 नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर था। 10वां नंबर प्रश्न हमारा है कि चौखट भीत सर्कस घर और गांव और साथ ही बचपन के लिए कवि की चिंता को आप कितना सही मानते हैं, अपने विचार रखें। यह हमारा जो है 10वां नंबर प्रश्न और आखिरी प्रश्न है। ठीक, तो 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि चौखट भीत सर्कस घर गांव और साथ ही बचपन के लिए कवि की चिंता को आप कितना
सही मानते हैं अपने विचार लिखें। तो ये हमारा प्रश्न दिया गया है। तो इसमें इसका उत्तर होगा कि चौखट भीत सर्कस घर और साथ ही बचपन के लिए कवि की चिंता को बिल्कुल सही है, क्योंकि हर सामाजिक व्यक्ति का ऐसा सोचना स्वाभाविक है। ये सही है कि आज मनुष्य विज्ञान के सहारे प्रगति कर रहा है, लेकिन कुछ परिवर्तन हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। चौखट भीत सर्कस घर गांव और बचपन का सीधा संबंध भारतीय संस्कृति तथा उसकी परंपरा से है। इसमें हो रही परिवर्तन भारतीय संस्कृति को प्रभावित करता है, इसलिए कवि की चिंता सही है। तो ये हमारा 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। टोटल मैंने आप सभी लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव कराया। इन 20 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग बताइएगा कि कितने प्रश्नों का आपने सही हल किया, और इस पार्ट का जो 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उन 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।